अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक साथ इलेक्शंस करवाने के केस की समाअत हुई और बड़ी अहम आज रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी दलाइल दिए। मुकालमा हुआ, फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने दलाइल दिए, उनसे भी चीफ जस्टिस साहब ने मुकालमा किया और बड़ी अहम रिमार्क्स दिए। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी ने भी मुज़ाकरात से मुतल्लिक वाज़े मौक़िफ़ अदालत के सामने जमा करवाया और फिर उसके ऊपर दलाइल भी दिए। हुकूमत का स्टेटस ये है जी कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद वक्त मांग लिया है और इंतखाब से मुतल्लिक कोई डायरेक्शन ना देने की गुजारिश की है, इस्तदा की है। आज साद रफ़ीक साहब रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात में ब्रेक आया है लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे और ना ही कोई हिदायत देंगे, लेकिन मुज़ाकरात करने हैं तो आज से आगाज़ कर दिया जाए। मुज़ाकरात ना हुए तो 1-2 रोज़ बाद मामले को देख लेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और ये भी कहा कि अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी इस सिलसिले में अगर कोई पेशरफ नहीं होती मुज़ाकरात में। तो साथ ही साथ ये उन्होंने कहा अदालत में इजहार ख्याल करते हुए, यानी चीफ जस्टिस साहब ने, कि कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और इससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया है और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है, यानी हुकूमत और पार्लियामेंटेरियन से मुतल्लिक वो कह रहे थे कि ये देखिए यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की होती है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। फिर एक और बड़ा अहम रिमार्क जो उन्होंने दिया वो कहा था कि जी जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया लेकिन हुकूमत ने दिलचस्पी इसमें नहीं ली और इसको संजीदगी से नहीं देखा। उन्होंने अपील और नज़र-ए-सानी दरख्वास्त से मुतल्लिक भी रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने अभी तक नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत जिस तरह भी मामला पूरा लेके चल रही है उसमें संजीदगी नहीं नज़र आ रही। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो सियासी तौर पर मामलात को देख रहे हैं, कानूनी तौर पर नहीं देख रहे। सवाल इसके लिए अपने तज्जियाकारों के सामने हमने कुछ यूँ रखा है कि क्या मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में 14 मई के फैसले में अमल दरामद हो सकेगा? अपने तज्जियाकारों की राय इसके ऊपर जानते हैं। हमें आज पैनल पर ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आज की समाअत बड़ी दिलचस्प बट वेरी कंफ्यूजिंग एट द सेम टाइम। हुकूमत हम देख रहे थे पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, करारदादें पास हो रही हैं, बट आज ख्वाजा साद रफ़ीक का और फिर हुकूमती जवाब में भी जो मौक़िफ़ था वो कदरे नर्म। इसी तरह से जो अदालत है वो भी आज हमें एक मुख्तलिफ मूड में नज़र आई, लेकिन फिर बड़े अहम रिमार्क्स ये भी दिए गए कि हुकूमत ने संजीदगी से नहीं लिया। आपकी इसके ऊपर क्या राय? देखिए मैडम शेख, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब के सब्र को सलाम, तहम्मुल को सलाम। और वाकई जिस लेवल की गुफ्तगू बाहर हो रही है सियासी जलसों से लेकर पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से लेकर टीवी चैनलों तक और टीवी चैनलों से लेकर तकरीरों तक और तकरीरों से लेकर बयानों तक और बयानों से लेकर इंटरव्यूज़ तक, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है इस तरह की गुफ्तगू मैंने कभी नहीं सुनी कि किसी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इस तरह हो और इस तरह डायरेक्ट धमकियां दी जा रही हों और इस तरह डायरेक्ट किरदार कुशी की जा रही हो। तो चीफ जस्टिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने गुस्सा नहीं किया और करना भी ना प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या फ़ायदा है? आप तौहीन अदालत लगाने से इस वक्त हालत ये है कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला से लेकर मरियम नवाज़ तक तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, लेकिन हम पहले ही क्राइसिस में हैं, पहले ही बुरानों में हैं, पहले ही अजीब व गरीब एक से एक बुरान है। क्या फ़ायदा होगा इन लोगों का और इन सारी चीज़ों का? दूसरी बात मैडम शेख कि हुकूमत का आपने कहा, हुकूमत बड़ी वाज़ेह है, हुकूमत का बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह है। वो कहती हम ये 3-2 मानते ही नहीं हैं और मान कर सारे इक़दामात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं हैं, इस बेंच को मानते ही नहीं और इस बेंच में पहुंचे हुए होते हैं। वो कह रहे हैं कि हम बस ख़त्म हो गई बात और बात शुरू कर रहे होते हैं। मैडम शेख, कौन से मुज़ाकरात, किन मुज़ाकरात की आप बात कर रही हैं? कौन सी नाकामी कामयाबी, कौन सा 14 मई, कौन सा फ़ैसला और कौन से फ़ैसले करने वाले?
आइन फारग हो चुका, सुप्रीम कोर्ट फारग हो चुकी, अपोजिशन फारग हो चुकी। आप ज़रा इनका सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से इनकी गुफ्तगू सुन लें। पीडीएम की हुक्मरान इत्तेहाद की तो ठंड पड़ जाती है। 14 मई क्या हो सकता है, 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन ना हो, ये कह चुके हैं। जितना मर्जी है जोर लगा लें, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये कह चुके हैं। पता नहीं किस मुंह से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब कह दिया है कि जितना मर्जी है जोर लगा लें, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आपको नहीं मानते, आपके फैसलों को नहीं मानते, आप दूसरों के सहूलतकार हैं, आप दूसरों के आलाकार हैं, आपको नहीं मानते, फिर पता नहीं क्यों पहुंचे होते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते। तौहीन अदालत लगाओगे तो घर जाओगे, तौहीन अदालत तो फिर तौहीन पार्लियामेंट। चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच को बुलाया जाए, मतलब मुल्जम कह रहे हैं जज हाजिर हो। अच्छा, फिर अदलिया का ट्रायल किया जाए, अदलिया से हिसाब लिया जाए। अच्छा, आगे आ जाइए अपोजिशन के बारे में। पैसे, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे दें, नहीं देंगे, सिक्योरिटी दें, नहीं देंगे, वो रिकॉर्ड ही दे दें, आप अपना रिकॉर्ड हमें दे दें, नहीं देंगे। अच्छा। 3 डेडलाइनें गुजर चुकी हैं। अच्छा, वाइंड अप कर रहा हूं मैडम शेख। कौमी असेंबली में वापस नहीं आने देंगे आपको, इलेक्शन तारीख नहीं देंगे, ये अपोजिशन को कह रही है। ये फितना इमरान खान, ये फसादी इमरान खान, ये दहशतगर्द, ये मुल्क दुश्मन, ये रहेगा या हम रहेंगे, इसकी सियासत होगी या हमारी सियासत होगी। तो मैडम शेख, बात बुनियादी तौर पे ये है कि ये अब हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम पर मुनहसर है कि वो इस मुल्क और इस कौम को या कब वो समझे कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड पूरा हो गया, अब तराजू का पलड़ा बराबर हो गया है, अब हम इलेक्शन का ये जो फॉर्मेलिटी है ये पूरी कर सकते हैं। अब इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, अब पीटीआई फारिग हो चुकी है, तो उस वक्त ये इलेक्शन हो सकता है करवाएं, वरना अब 14 मई छोड़ दें, लेकिन एक चीज सही कर लें, क्योंकि हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ में ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने तो कहा एक दिन इलेक्शंस करवा लो, लेकिन उसके दरमियान में बड़ी प्री रिक्विजिट्स हैं जिनके ऊपर आज बात हुई, जवाब भी जमा करवाया। मैडम आप कहिएगा, तारीख इलेक्शन की तारीख नहीं दी ना, तारीख नहीं दी, बैठेंगे तो सही सर, तो वो दिन भी ठीक है, वो भी उनके मौक़िफ़, तो वो कह रहे हैं आगे जाके बैठ जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह से सूबों को डिसॉल्व किया गया, फिर उसके बाद जो डिमांड की जा रही है कि आप बाकी असेंबलीज को डिसॉल्व करें, ऐसे डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना कोई असेंबलीज को। चलिए इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। बट रीमा बड़ी साहब, इसके ऊपर पीडीएम डिक्टेट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को, अपोजिशन को, आइन को, सारों को, बाकी कोई नहीं डिक्टेट कर सकता। अच्छा रीमा, आप कहिएगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी टोन हमें बदली नजर आ रही है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रही हैं? जी शुक्रिया लीना। जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या 14 मई को इलेक्शंस होंगे, क्या अदालत उस पर अमल दरामद करवा सकेगी, जवाब नहीं है। चाहे मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो, फेल हो, 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। और मेरा ख्याल है अदालत ने भी इंडिकेट मोर और लेस ये कर दिया है। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते आगे की डेट, जो पहले 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने थे, और उन्होंने कहा ये इसलिए है क्योंकि अब मुमकिन ही नहीं है कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस हो, इसलिए हालात को सामने रखते हुए हम अब 14 मई को इलेक्शंस करवाएंगे पंजाब में। तो अब आज क्या 5 मई है, तो अब कैसे हो सकता है कि 9 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो? पहली बात ये। दूसरी, भट्टी साहब ने बहुत तफसील से हुकूमत की गलतियां हमें गिनवाई। मैं कुछ गलतियां जो अदालत से हुई हैं उस पर बात करना चाहती हूँ। पहली गलती तो ये लीना, बहुत से लोग कहते हैं माजी के फैसले भूल जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने भी आज कहा कि हमने तो कभी भी गुस्से में फैसले नहीं किए, लेकिन मेरा ख्याल है माजी के फैसलों को भुलाया नहीं जा सकता। खास तौर पे आर्टिकल 63A की जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह थी, उसका बहुत एक गहरा ताल्लुक है पंजाब में किस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई, और उसकी रिव्यू पिटिशंस अभी तक नहीं सुनी गई। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत लेजिटिमेट सवाल है कि 63A का फैसला जो था वो लीगली फ्लॉड था, और उसकी रिव्यू पिटिशंस मामला उठाया, और इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल से बात हो गई है, वो मुकर्रर कर देंगे। अलीना, साल हो गया है, चले देखते हैं मजीद कितना वक्त लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये गलती है और इस पे जो एतराज होता है वो दुरुस्त लगता है। दूसरी गलती सुप्रीम कोर्ट की ये कि उन्होंने इस इशू पे सुओ मोटो नोटिस लिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ कार्रवाई नहीं, फैसला आ चुका था। तीसरी गलती उनकी ये कि जब उन्होंने सुओ मोटो लिया, उन्होंने फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया। तब बहुत से आपके इंडिपेंडेंट वकला, आपके
एनालिस्ट, आपके इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल पार्टीज को आप छोड़ दें, सब कह रहे थे कि फुल कोर्ट बेंच बनाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्ट्रेंथ ही तब मिलनी थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था, स्ट्रेंथ तब मिलनी थी अगर आपको नजर आता कि पूरी अदालत की माइट उस फैसले के पीछे है, लेकिन फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया गया। चौथी गलती, सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस अतर मिनिला की बात की। जस्टिस अतर मिनिला ने ये सवाल उठाया था कि क्या असेंबलीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आईनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जब तहरीरी फैसला आया उसमें वो सवाल इंक्लूड ही नहीं किया। तो साथी जजेस के साथ जो रवैया था, मेरा ख्याल है वो भी बहुत बड़ी गलती थी। ये फैसला चाहे ये आता कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती, ये चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, चाहे यही फैसला आता, एक हतमी तौर पे हमें सुप्रीम कोर्ट की राय इस पे मिल जाती। पांचवी गलती अलीना, 4-3 या 3-2 का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में इसको रद्द कर दिया कि ये लीगली फ्लॉड पोजीशन है, शॉर्ट ऑर्डर में। अभी तक हमारे पास डिटेल फैसला भी नहीं आया, जबकि 4 जजेस ने कहा कि हमने तो ये पिटिशंस जो हैं ये डिसमिस की थी। उनकी आगे पांचवी गलती अलीना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला दिया 8 अक्टूबर के इलेक्शन का, उन्होंने किसको बेंच में रखा? 3 रुकनी बेंच बना, वही बेंच चीफ जस्टिस बंदयाल, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन। कंट्रोवर्शियल बेंच। अब आप मुझे बताइए, आम केसेस में 5-6 मेंबर बेंचेस बन रहे हैं, इतने अहम केस में आपने 3 जजेस का एक बेंच बनाया, वो भी कंट्रोवर्शियल जजेस। आगे अलीना, 7वीं अगली गलती ना जरूरी है। हाँ। अगली गलती है कि उन्होंने ऐसे ऑर्डर्स दिए जो बाकी इदारे जो हैं, जो आपके आईनी इदारे हैं, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन अज्यूम करते हैं, चाहे इसमें इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कि आप कहें नहीं, आप जो है फंड्स जो हैं वो आप रिलीज कर दें, बाद में आप पार्लियामेंट से फैसला ले लें। मेरी नजर में ये एक गलती है। आप एक आइन की प्रोविजन पे अमल दरामद के लिए बाकी आइन को वायलेट नहीं कर सकते। एक और गलती, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तफरीक रखना, इन दोनों को सूबों को मुख्तलिफ तरह से ट्रीट करना, जो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ऐसा किया गया। उसके बाद अलीना, इलेक्शन जब एक दिन रखने की दरख्वास्त सामने आई, कौन सा बेंच बना उस पिटिशन पे? वही बेंच, चीफ जस्टिस बंदयाल, उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर। और आखिरी गलती लीना, ये आपके सवाल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, ये कंफ्यूजन अगर आप शुरू के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स उठा के देखें, उसमें जुबान इतनी सख्त है, उसमें आपके प्रोविंसेस पंजाब और केपी के लोगों के हकूक की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स की बात है। अब हम आ गए हैं कि गुंजाइश निकाली जा सकती है, लचक दिखाई जा सकती है, पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलके बैठ के कोई भी जो है रास्ता निकाल दे, हम मान जाएंगे। तो अदालत की अपनी तशरीह आर्टिकल 224 की क्या है? क्या ये सिटीजन्स के हकूक का मामला है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज फिर नेगोशिएट नहीं कर सकती, फिर अदालत ने सिटीजन्स के हकूक पे फैसला करना है? या ये एक पॉलिटिकल मामला है जो रीसेंट ऑर्डर्स में अदालत के रिफ्लेक्ट करता है कि इलेक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज की रजामंदी के बगैर हो ही नहीं सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी होंगे जब सब साथ ऑन बोर्ड होंगे? तो ये ताजाद नजर आता है मुझे शुरू के फैसलों में और अब के फैसलों में। तो इन द एंड अलीना, हुआ क्या कि एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन है जिसमें अदालत की इंटरप्रिटेशन ना वाज़े है, ना समझ आती है कि अदालत एग्जैक्टली कह क्या रही है, कैसे वो 14 मई वाला फैसला बरकरार रखेंगे लेकिन गुंजाइश भी निकालेंगे। क्या ये सिटीजन्स के फंडामेंटल हुकूक का सवाल है या पॉलिटिकल पार्टीज की नेगोशिएशन का सवाल है? अनफॉर्चुनेटली ये सब जो सवालात है ये कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट की इन 10 गलतियों की वजह से। आप दुरुस्त कह रही हैं, बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जो मुझे ये बताइएगा रीमा, गलतियां जी 10 खूबसूरत गलतियां, और इन सारी गलतियों की माँ गलती खूबसूरत नहीं है, कि वो गलतियां ये थी, वो गलती ये थी, 10 गलतियों की वजह एक गलती, और वो गलती थी 90 दिन के अंदर इंतखाबात में ना जाना। चले जाते तो ये गलतियां 10 ना होती। अलीना, मैंने शुरुआत ही इस बात से की कि भट्टी साहब ने तो हुकूमत की जो गलतियां हैं वो गिनवा दी। 10 गलतियों की वजह, प्लीज एक मिनट जी, अब रीमा को एक मिनट, एक मिनट। नो भट्टी साहब, अब आपने सवाल किया, अब आप आराम से एक दफा अब तसल्ली से जवाब सुन लें। जी रीमा।
मेरा ख्याल है भट्टी साहब जब बाकी बोल रहे होते हैं, एनालिस्ट, वो बाकी इशारे कर रहे होते हैं, कभी खांस रहे होते हैं, सुनते वो नहीं है। मेरा तो शुरू से मौकफ है कि इलेक्शंस 90 डेज, आर्टिकल 224 जो है वो क्लियर है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर क्या करना चाहिए, उस पे मेरी अपनी राय है, मैं वो सामने रख रही थी। हाँ। कि अगर अदालत ने अपने फैसले पे अमल दरामद करवाना था तो क्या क्या उनकी गलतियां थी जिसकी वजह से हम आज इस मोड़ पे हैं कि अदालत जो है ना अपनी सैंक्टिटी, ना अपनी अथॉरिटी और ना अपनी क्रेडिबिलिटी, सब पे उन पे जो है सवालात उठ रहे हैं। और भट्टी साहब ने तो कभी अदालत की इन चीजों पे जो है बात नहीं की। मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत आज एक अहम स्टेक होल्डर है, एक प्लेयर है, लेकिन अदालत भी एक आईनी इंस्टीट्यूशन है। उनकी जो गलतियां हैं उनको भी पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदलिया की आजादी, अदलिया की इम्पार्शियलिटी भी आइन में उतनी ही एक फंडामेंटल प्रोविजन है जितनी इलेक्शंस हैं। तो मेरी नजर में ये अहम है कि अगर उसमें वायलेशंस हो रही हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही हो रही हैं, ये पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। जब आइन कहता है कि आप भी कुछ पूछ रही थी, ये पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए थे, इसके ऊपर तो हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सूरत हाल बनी, और फिर इसके ऊपर भी हमने बड़ी तफसीलन बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। मैं आपसे जानना ये चाह रही थी कि आज आज खुद नोटिस के ऊपर भी कॉन्ट्रडिक्ट किया चीफ जस्टिस साहब ने, जो रिमार्क्स दिए उसमें सामने नजर आई। अतर मिनल्लाह साहब के रिमार्क से मुतल्लिक भी एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई। तो ये 14 मई के फैसले के बाद अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, रिट ऑफ द कोर्ट, रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये क्या प्रेसिडेंस जाएगा, और हमारे अदालती तारीख के बारे में क्या प्रेसिडेंस जाएगा? क्या हम पाकिस्तानी तारीख इससे वापस मुड़ सकेगी? अलीना, मेरी इस पे एक मुख्तलिफ राय है, आप कह लें अनपॉपुलर ओपिनियन है। पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की 10 गलतियां मैंने गिनवाई, वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट इस मोड़ पे खड़ी है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना और फिर अब कोशिश करना कि वो अपने ऑर्डर्स पे अमल दरामद करवाएं। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो है उस पे इम्प्लीमेंटेशन जरूरी हो। सुप्रीम कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए, अपना जो दायरा कार है उसमें रह के कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका हर फैसला उस पे अमल दरामद ना हो। अच्छा। फिर आपने देखना है कि पॉलिटिक्स क्या है, वहां आपके सिटीजन्स आ जाते हैं कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को किस तरह देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट कर रही है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पॉलिटिकल डोमेन में, सियासी मैदान में भी आने चाहिए। आपने एक पूरी तहरीक बनानी है उस सियासी जमात के खिलाफ अगर आपको लगता है उन्होंने अदालत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। इसलिए मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट बहुत अहम है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इतना धुंधला हो चुका है कि हम उस तरह की तहरीक नहीं देख रहे, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने ही शायद हमें आज यहाँ आके खड़ा किया है। लोगों को नजर आ रहा है कि जो असेंबलीज की तहलील थी उसके पीछे सिनिकल पॉलिटिकल रीजंस थे कि आपने नेशनल असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व करवानी है, या आपकी सियासी अच्छा, अब ये अहम बात है कि जब सियासी जमातों के अंदर भी बात नहीं हो रही है और फिर हमें शायद ना जो सुप्रीम कोर्ट में भी आज समाअत हुई है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, यहाँ पर सवाल ये होता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट का भी अगर फोरम एग्जर्ट हो गया, आगे फिर क्या ऑप्शंस बचती हैं, क्या हो सकेगा? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मज़हर अब्बास साहब के पास जाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे तज्जियाकारों की ये राय है कि 14 मई के जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होता तो नज़र नहीं आता, लेकिन आज हुकूमती मौक़िफ़ अदालत के अंदर और फिर जो अदालत के अपने रिमार्क्स थे उनसे क्या पैगाम मिलता है? मज़हर अब्बास साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी और थोड़ा सा ये कहिएगा कि अगर 14 मई के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए, जो एक इंडिकेशन चीफ जस्टिस ने दी है वो मेरे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि अगर कोई मसला हल नहीं होता तो वो क्या होगा। उन्होंने कहा कि आइन से ही रास्ता निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल 190 का सहारा ले सकते हैं अगर 245 का नहीं भी ले सकते। अब 190 के तहत वो कैसे करवाएंगे, ये तो तय है कि इलेक्शन की डेट आगे बढ़ेगी। अच्छा। अब वो कितनी आगे बढ़ती है, 10 दिन आगे बढ़ती है, 15 दिन आगे बढ़ती है, अगर कोई मसला रिजॉल्व नहीं होता वो किसी ना किसी तरह कोशिश करेंगे कि अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं
किसी भी तरीके से। और वो तरीका जो अगर गवर्नमेंट डिफाइंस पे है, गवर्नमेंट की एक पोजीशन है, आप कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल मामलात में नहीं पड़ेंगे, डायलॉग नहीं होता, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है। पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज एक पोजीशन ले ली है कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। पीडीएम भी कंफ्यूज लगती है, यानी अगर पीडीएम ये कहती है कि हमारे अभी सारे रहनुमाओं से हम मशवरा करेंगे, तो अब तक क्या कर रहे हैं? अगर पीडीएम एक डेट फर्ज करें आज पोस्ट कर देती या ड्यूरिंग द डायलॉग पोस्ट कर देती कि जी बजट के फौरन बाद, बजट इस तारीख को पेश हो रहा है, इस तारीख को हम रिजॉल्व कर देंगे असेंबली, और अगस्त में या जुलाई में इलेक्शंस हम करवा देंगे। स्पेसिफिक अगर चीज़ आती, प्रपोजल आता, तो मेरा ख्याल है चीज़ आगे बढ़ती। फिर पीटीआई अपनी एक रिजिड पोजीशन पर है कि जी 14 मई से जा रहे हैं, जो भी वो उनका वो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल हमारे यहाँ देखा गया है, और इस केस में भी देखा गया है कि गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को इस मामले में उलझाया सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कि आप लाहौर हाई कोर्ट और इंटर कोर्ट अपील हो रही है, आप सुओ मोटो ले लेते हैं। यानी आप सुओ मोटो लेके इवन ड्यूरिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी सुप्रीम कोर्ट अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व क्यों करती है? क्यों पॉलिटिकल मैटर्स पे तो मोटो लिया जाता है? हाँ, कोई फरीक जो है अदालत पहुंचता है तो आप ज़रूर उसको दें, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व सुप्रीम कोर्ट हो जाती है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हमने देखा है ओवर द इयर्स, और इन केसेस में भी देखा है कि फिर वो पोलिटिसाइज हो जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट पोलिटिसाइज होगी तो सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद भी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट पोलिटिसाइज होगी तो उस पर सवालात भी। देखिए, पार्लियामेंट तो एक खुली जगह होती है। खुली जगह से मुराद ये कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अच्छी बात भी करते हैं, बुरी बात भी करते हैं। हम, मेरा ख्याल है 24/7 में कम से कम 18 घंटे तो पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहते हैं, आप उठा लें। और डेमोक्रेसी का डायलेमा ये है, डायलेमा कहें या उसकी पॉजिटिविटी कहें, मैं तो उसे पॉजिटिव कहता हूँ कि डिक्टेटरशिप होती है तब भी डेमोक्रेसी पे तनकीद होती है, डेमोक्रेसी होती है तब भी डेमोक्रेसी पे तनकीद होती है। तो डेमोक्रेसी इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि वो इन तनकीदों को बर्दाश्त करता है। सही। और ये जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स अपने अंदर वो मेच्योरिटी नहीं लेकर आ रहे, इंस्टीट्यूशंस को नहीं मजबूत कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें बर्दाश्त ज्यादा होती है, वो सह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब डिवाइड हो जाए, ठीक, सुप्रीम कोर्ट पे जब अटैक होने शुरू हो जाए, सुप्रीम कोर्ट पे जब तनकीद हो जाए, पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाता है, क्योंकि ये वाहिद जगह होती है और वाहिद जगह होनी आई। इसीलिए इसकी सैंक्टिटी का सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को गैर जरूरी तौर पे चीजों में इन्वॉल्व ना करे। वो हमेशा से एक फाइनल अपील वाली इंस्टीट्यूशन है कि फाइनल अपील उनके पास। बट सर, ये जो आपने आर्टिकल 190 और 245 से सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन का हवाला दिया, ये तो बड़ा खतरनाक है। मैं चाहती हूँ अगर रीमा इसके ऊपर ब्रीफली हमें थोड़ा रहनुमाई भी कर सकें कानूनी हवाले से। रीमा, डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? आर्टिकल 190 ये कहता है कि जी एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 245 आर्म्ड फोर्सेस को बुलाने का कहता है। आपको लगता है कि अगर 14 मई के हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो ये दोनों आर्टिकल्स इन्वोक किए जा सकते हैं? अलीना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के पास दो रास्ते हैं। उन्होंने शुरू में इतनी सख्त पोजीशन ले ली थी, अब उनको विड्रॉ करना पड़ेगा और एम्बैरेसमेंट का शिकार होना पड़ेगा और अलाउ करना पड़ेगा कि चीजें अब अपना पॉलिटिकल कोर्स लें। दूसरा, उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऑप्शन है। वो भी जिस तरह हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतने ज़्यादा फरीकैन में डिवाइड कर दी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का। बहुत से लोगों को उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस एक्सटेंट तक जाएगी? लेट्स वेट एंड सी। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मतलब नहीं होता कि आपके फैसले पे अमल दरामद होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि वो कंटेम्प्ट से बेहतर है, वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन करवाएं, अपने फैसले को पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। तो अगर उन्होंने कंटेम्प्ट के रूट पे जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन उससे इलेक्शन तो नहीं होंगे। ये बड़ा सवाल है। मैं सब यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। थोड़ा सा रीमा से पूछना भी चाह रहा था, और मेरा अपना ये ख्याल है कि ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दे और पॉलिटिशियन से कहे कि अपने इश्यूज आप आज झलक भी आई ना उसकी। हाँ, उसकी झलक भी आई, और पॉलिटिशियंस को फिर उसे नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए।
पॉलिटिशियंस को उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, एंगेज होना चाहिए। पीडीएम की तरफ से एक प्रपोज डेट आनी चाहिए ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट उसे डिस्पोज ऑफ कर रही है और आपके ऊपर ये बर्डन डाल रही है और आप भी इस मसले को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर डिजास्टर होगा। जी, मैं मज़हर साहब से एग्री करती हूँ मैं छोटा सा पॉइंट अलीना, मज़हर साहब politically what he's saying makes complete sense, लेकिन as a student of law जब मैं सुप्रीम कोर्ट के ये सब ऑर्डर्स को पढ़ूंगी तो मेरे लिए आर्टिकल 224 की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल एक कंफ्यूजन का शिकार होगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह किस तरह की है। अगर आप कहेंगे कि ये सिटीजन्स के हकूक का मामला है तो फिर अदालत ही सेफगार्ड कर सकती है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज नेगोशिएट करके सिटीजन्स के हकूक जो हैं उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती। अदालत के शुरू के 2-3 फैसले इस तरह लिखे गए थे। अब अदालत के रीसेंट 2-3 फैसले हैं, वो जो मज़हर साहब बात कर रहे हैं उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा क्रिटिकली भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1-2 महीने में किस तरह अपनी पोजीशन बदली है। मेरे ख्याल में ये भी एक जरूरी चीज है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियासी मफादात की बुनियाद पर हुकूमत या पीडीएम जमातें नहीं करवाना चाहती नियाजी साहब इलेक्शन, और पीटीआई चाहती है उनके मफाद में इलेक्शन हो। सर मज़हर साहब बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, बट डू यू थिंक ऐसा होगा या वो 90 दिन में इलेक्शन और आइन के ऊपर अमल एक ख्वाब ही रह जाएगा फिर हमारा और हम वेट करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दलदल फंसा लिया। सही, ये जो इस तरह पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है और सियासी पोजीशन होती है जिसके अंदर हर सियासी जमात जो है वो आइन की बालादस्ती का रोनर होती है और आइन के मुताबिक इंटरप्रिटेशन चाहती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन वही है जो वो चाहते हैं, चाहे इमरान खान है और चाहे जो है हुकूमती इत्तेहाद है। शुरू से ही जब से ये केसेस आए मैंने कह दी आप कोई फैसला करें। ये जो मज़हर साहब ने सोल्यूशन बताया है, रीमा साहब ने सोल्यूशन बताया, ये कहते इमरान खान से मनवा लेंगे, नहीं वो मानेंगे नहीं और न मानना चाहिए भी नहीं। अगर हम फैसला सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी पुरानी पोजीशन के साथ अगर स्टिक करती है तो उसका जवाब पहले भी आ चुका है असेंबली के अंदर से, बाद में भी यही आएगा। इसका मतलब यह है कि जो सियासत के जो सियासी मुतहारिब ग्रुप्स के अंदर किसी किस्म की जो आर्बिट्रेशन सुप्रीम कोर्ट कराना चाहता है, जो आइन के अंदर से कोई एक नई चीज निकाल के पेश करना चाहता है, ये कोयलों की दलाली से मुंह काला कराने वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैंने जो प्रोसीडिंग देखी है, हकीकत यह है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक जनरल कहता हूं कि जितने लोग खड़े थे वो बदयांती उनके अंदर से उमड़ के बाहर आ रही थी। चाहे कोई हुकूमती नुमाइंदगी हो रही थी, चाहे कोई वहां पे कोई अदालती निजाम था, चाहे कोई शामुल कुरैशी का बयान था। मतलब शामुल कुरैशी को देखिए बड़ी दिलचस्प बात हुई थी और मैं हैरान रह गया। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि उन्होंने इमरान खान साहब जो है ऐसी तैसी फेंक रखी। उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं और वजह यह बताई कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 3 दिन मुज़ाकरात 3 दिन के अंदर हो तो आप इसको छोड़ दें, यानी कि ये हमारा पहले उन्होंने तरीके साहब का उन्होंने कहा इमरान खान साहब पीछे हट गए, पार्टी पीछे नहीं हटी क्योंकि इमरान खान साहब ने हमें मना कर दिया, यानी कि एक शख्स ने। मैं यह बात ये नहीं है, बात यह है कि मुझे जो तरीके साहब के अंदरूनी हल्कों से पता चला है कि इमरान खान साहब ने जब ये नॉमिनेट किए तो उन्होंने कहा था मैंने उनको वो बंदे दिए जो उनके साथ वो कंफर्टेबल हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी और पीडीएम भी, फवाद चौधरी साहब, शामुल कुरैशी साहब और अली जफर साहब। अब जब आपने दिए तो उसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो है आए तो उसको बहुत सीरियसली ले रहे थे, जब उसको बिल्कुल नॉन सीरियस ले रहे थे, गैर संजीदगी से ले रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब जैसे रीमा ने इशारा किया 63A की जब तशरीह की तो आइन के अंदर दूसरा यह था कि सुप्रीम कोर्ट अगर विद इन लिमिट्स रहती, जिसके बहुत पाकिस्तान में हुआ ट्राई हुआ कि आइन के अंदर रहती और आइन की तशरीह करती, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, जहां पे ये चीज ना पता चलती तो आइन की तशरीह तो ये थी कि जी जो मेंबर वोट्स नहीं दिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दो। उन्होंने जिसको कहना चाहिए कि आगे बढ़े और जिसको अफरीदी साहब ने जैसे अफरीदी ने कहा कि आइन रीराइट हुआ, किसने कहा? एक बंदे ने। और फिर आप 3 बंदे बिठा के बेंचेस बिठा के आपको पता है कि जी इस वक्त एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इत्मीनान का फुकदान है
अगर बंदियाल साहब कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आ रहा तो सुप्रीम कोर्ट जज को गुस्सा है तो वो ये जगह छोड़ दे। साहब साल भरी अदालत में ये मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ उनका होगा। उन्होंने कहा हाँ मैं गुस्से में। उन्होंने कहा गुस्से में चीफ जस्टिस से बात करें भरी अदालत में बेंच बैठे, उन्होंने कहा गुस्से है तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचे कि आप हमारा इंसाफ करें। ये कौन सा साहब का इंसाफ करें? मैं गुस्से में आऊंगा, सियासी जमातें तैश में आ जाएगी, वो थोड़ा कट लूज करेगी। अदालत में कैसे आप गुस्से में आ सकते हैं? ये तो एक नफ्सियाती मसला है। इसलिए जो चीफ जस्टिस साहब ने उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने गुजरत पैदा कर लिया। ये गुत्थी किससे उलझाई है? अब यकीन आने के ये आगे बढ़ते हैं तो मरते हैं। एक फिक्रा जिसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि बीबी इलेक्शन जो है इसमें मुकाबला जो है ये सियासी जमातों का है नहीं। इसमें मुकाबला जो है इंसाफ का है और तहरीक इंसाफ के लिए देख लें, अंदर से बड़ी साहब से कहते हैं जो सुनने सुन लें। तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना वो इलेक्शन जिंदगी मौत है और सॉल्यूशन समझते हैं कि इलेक्शन को अंडरमाइन कर जाएंगे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट किसके साथ जाती है और क्या मैंने हर दफा यही कहूंगा कि ना आईन में हल है आज के क्राइसिस का, क्योंकि हमने 5-6 साल में बड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे, ना मावरा आईन हल है, दोनों में तबाही है। भट्टी साहब कंक्लूडिंग कमेंट जरा दे दीजिएगा, आपकी राय सबसे मुख्तलिफ है। ये बताइएगा, एक तो जो अभी जिस तरफ न्यायी साहब इशारा कर रहे थे उसके ऊपर भी हम चाहेंगे ज़रा आप रहनुमाई करें थोड़ी सी हमारी। और क्या फरवरी से समाज शुरू हुई उसके बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व किया, क्या आज 3-4 महीने के बाद ये साबित हुआ आज की समाज से कि अगर मामला जिस तरह से हो रहा था चलने दिया जाता, गैर ज़रूरी तौर पर सियासी मामलात में मुदाखलत ना की जाती, तो आज शायद हमारे पास हल होता और हम सवाल ना इतने उठा रहे होते और कंफ्यूज ना होते? मैडम शेख, बेसिक बात यह है कि इस सियासी बहरान ये जो बना इस मुल्क में, और ये इस मुल्क में जो आइनी बहरान बना, जो अदालती बहरान बना, जो सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, इस सारे की वजह हुक्मरान इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स हैं। और दूसरी बात है, सब गलतियों की माँ एक गलती है और वो गलती है 90 दिन में इलेक्शन से भागना, आइन से भागना। उसके बाद आता है मैडम शेख हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस का उसको नोटिस, फुल कोर्ट या 9 रुकनी लार्जर बेंच या 7 रुकनी या 5 रुकनी या 5 रुकनी या 4 रुकनी या 3 रुकनी। और उसके बाद ये मौला जट की बड़कें और फ्राई पैन कहानियां हैं पार्लियामेंट की, और उसके बाद ये इनका खिलवाड़ है और सुप्रीम कोर्ट से मजाक है। तो पहली बात तो ये है कि एक गलती, खुदा के लिए आप मनपसंद गलतियां अपनी बयान करें, अपनी अपनी राय दें, अपने अपने नजरिए पेश करें। सारी बुराइयों की जड़ कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं हो सकते। ये फैसले देने क्यों पड़े? क्योंकि ये इधर मामला आया क्यों? इनकी वजह से। ये ऐसे ही करना था और इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाने थे। इमरान खान मकबूल था, जीत जाना था, 100 बातों की, बाकी सब फ्राई पैन कहानियां हैं। इमरान खान मकबूल ना होता, तहरीक इंसाफ कमजोर होती, किसी काम की ना होती, ये इलेक्शन हो चुके होते। नहीं सर, ये इलेक्शन हो चुके होते मैडम शेख। और बाकी छोड़ दीजिए ये सारा, ये इस बहस से वो निकला, उस समाज से ये निकला, इस समाज से निकला। ये समातें क्यों हूं? जमहूरियत पसंद हो, आइन पसंद हो, पार्लियामेंट के जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हो उस पार्लियामेंट से इनराफ कर रहे हो। हाँ, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल साफ साफ कॉन्टेक्स्ट में डाल दीजिए कि ठीक है, हम 90 दिन में क्यों इलेक्शंस नहीं हुए, 2 सूबों में क्यों इलेक्शंस नहीं हुए, इसके ऊपर सवाल बिल्कुल उठाते हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हम इसको भी सरफ़े नज़र नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अस खुद नोटिस लिया, जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में था, जब पेशावर हाई कोर्ट में था, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने गलती की। आज हम सवाल ना उठा रहे होते। ये रीमा जी, अलीना, हमने हर इदारे को उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उससे जज करना है। ठीक है, हम हुकूमत को जज करेंगे कि उन्होंने क्या, इलेक्शन कमीशन को जज करेंगे कि उन्होंने क्या आर्टिकल 224 पे इम्प्लीमेंटेशन की। हम सुप्रीम कोर्ट को जज करेंगे उनके कॉन्डक्ट पे। इससे मुझे सख्त एतराज है जो लोग कहते हैं अगर हुकूमत ये ना करती तो सुप्रीम कोर्ट तक बात ना आती। सुप्रीम कोर्ट के पास तो केसेस ही तब जाते हैं जब कोई रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जो रोल है,
उस पे जज करना है। और अनफॉर्चुनेटली इट पेन्स मी टू से, मुझे दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा लेट डाउन किया है पाकिस्तानी शहरियों को। दूसरी बात, भट्टी साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जो डिवाइड है वो हुकूमत की वजह से है। सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड, मैं ये बार बार कहती हूँ, उसको इलेक्शन से ना जोड़ें, उसको हुकूमत से ना जोड़ें। उसकी एक लंबी तारीख है, उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस आवाज उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रोल को मजाक बना के रख दिया है, पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसमें नजरसानी की जरूरत जो डिवाइड है, लेकिन डिवीजन को अलग से देखना चाहिए। इस डिवीजन को जरूर अलग से देखना चाहिए, लेकिन रीमा इसमें सियासी कॉन्टेक्स्ट को हम जस्टिस अतर मिनिला, जस्टिस याया अफरीदी कोई हुकूमत के जजेस नहीं है। सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हुकूमत के जजेस नहीं, लेकिन एक चीज जरूर है, हम इसको सियासत, इस मामले को, ये जो डिवाइड है, इसको सियासत से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उस दिन कॉन्टेक्स्ट का भी, सर एक सेकंड रुक जाए, वो जब हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि डिवाइड की वजह क्या है और सहूलतकारी के जो इल्ज़ाम लगते हैं, तब बड़ी डिटेल से जब हमने पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी देखा तो उसमें निकल के सामने आया कि बड़ी देर से ये जो सारा का सारा मामला चल रहा है, इसके पीछे कुछ सियासी किरदार और फिर कुछ मावरा सियासी किरदार भी थे जिन्होंने सारे का सारा सिस्टम भी थे। अलीना, इंटरनल जस्टिस काजी फाइज ईसा की रेफरेंस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उनको बेंचेस से निकालना, बट सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट जजेस को केसेस देना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनमें भी वही किरदार, हाँ सही कह रही है रीमा, इलेक्शन से जुड़े मामलात नहीं है। बट अब तो इमरान खान ने कन्फेस कर लिया ना मामलात है रीमा, बट अब तो इमरान खान साहब ने कन्फेस कर लिया है कि वो काजी फाइज ईसा का रेफरेंस क्यों आया, किसकी ईमा पर भेजा गया। अगर उनका 2 मिनट के लिए मौकिफ मान भी ले, फिर कौन से जजेस ने सुना? मजहर अब्बास साहब, ये इलेक्शन ईयर था, जनवरी 2023 से अक्टूबर तक इलेक्शन ईयर था। इमरान खान साहब को कोई जरूरत ही नहीं थी पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करने की। ये अगर पूरा आपकी पॉपुलैरिटी है, आपकी पॉपुलैरिटी थी, इसमें कोई शक नहीं है, तो आपको उस पॉपुलैरिटी को गैर जरूरी तौर पर, 2 जगह हुकूमतें थी, आप सीधा बहुत स्मूथ सेलिंग थी, आपने अपने लिए खुद मसाइल खड़े कर दिए। सर आप अपना पॉइंट पूरा कर लीजिए मज़हर साहब, देन आई हैव टू क्लोज। न्याई साहब सॉरी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। न्याई साहब एक बात, अच्छा चलें, एक जुमला प्लीज सर, एक जुमला, हम बहुत ओवर है। इमरान खान को कम अज कम ज्यादा सियासी अच्छी हिकमत अमली अप्रैल मई में जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लिया तो प्लान जो मज़हर साहब ने कहा उसको मैं दूसरा एंगल ले रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर का इलेक्शन तब से ही प्लान करना चाहिए था कि मुझे जल्दी नहीं मिलेगा, मैं अपनी रिसोर्सेज ना खर्च करूँ। अरबा रुपया उन्होंने कैंपेन पे खर्च किया इलेक्शन लेने के लिए, पिछले साल जलसे देखो कहते मैंने 100 जलसा किया। ये खान साहब को उस वक्त लगा ना कि ये सियासी हिकमत अमली उनके हक में जाएगी, लेकिन फिर ऐसे टर्न आउट हुआ कि उनके हक में नहीं गई। अब इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।